तो कुलम्स लॉ का नॉर्मल जो फॉर्मूला है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो आपको अच्छे से पता है। लेकिन अभी ये डिडक्शन हमें डिडक्ट करना है कुलम्स लॉ को गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम तो आपने स्टडी किया ही, इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था गॉस थ्योरम के मामले में, जिसमें मैंने फ्लक्स के बारे में बताया था। फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चलिए स्टार्ट कर रहा हूं मैं। कुलम्स लॉ डिडक्ट करना है आपको गॉस थ्योरम से। तो एक स्फेरिकल सरफेस सबसे पहले आप यहाँ पे ले लो। ये आपने एक स्फेरिकल सरफेस, ऐसे स्फेरिकल सरफेस ले लिया है और इसकी रेडियस आपने r ले ली। इसी में एक छोटा सा एलिमेंट्री सरफेस एरिया, यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको मैंने ds मान लिया कि ये एक एलिमेंट्री सरफेस एरिया है ds, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको दिखा भी देता हूँ, ये ds है। और इससे होके जो यहाँ पे एरिया वेक्टर जाएगी, जो इससे ds से होके पास करेगी बेटा, वो इसके परपेंडिकुलर होगी। ये ds जो है ये छोटा सा पार्ट है और इस छोटे छोटे पार्ट से मिलके पूरा सरफेस बना हुआ होगा, इसलिए इसको इस सरफेस का एक एलिमेंट्री पार्ट बोला जाता है, ठीक है। और इसकी ये जो ds है, इसकी एरिया वेक्टर जो होगी इस सरफेस के क्या होगी, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये आपकी एरिया वेक्टर होगी जो इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन से मैंने दिखाया है एरो मार्क से। इसके बाद आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी, तो रेड वाले मार्क से मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखा दी, वेक्टर का साइन दे दिया। और ये आपका है स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस है जो एरिया S से बना हुआ है, इसको आप बोलोगे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा फ्लक्स क्या होनी चाहिए इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू। तो फ्लक्स थ्रू एरिया ds, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया ds जिसकी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसके थ्रू फ्लक्स क्या मिलेगा, इस एरिया के थ्रू फ्लक्स क्या होगा। तो फ्लक्स आपको पता है नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी इस एरिया से होके पास करेगी वो इसका फ्लक्स माना जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो ds d फाई इक्वल टू आप क्या लिखोगे, देखो d फाई इक्वल टू e डॉट ds। तो e तो है ही और ds डॉट प्रोडक्ट है, तो ds cos थीटा। अब चूंकि यहाँ पे आप देख रहे हो फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल जो थीटा बनेगी यहाँ पे वो क्या होगी, वो 0 डिग्री की होगी। तो यहाँ पे आपने 0 डिग्री दिखा दिया। cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे आपके पास सीधा आपने लिख दिया दिस वन इज इक्वल टू e ds, ठीक है। लेकिन मुझे पूरे का चाहिए, क्योंकि मुझे ये पूरे S सरफेस का चाहिए। तो नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस S, पूरे क्लोज सरफेस का जो सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा। तो उसके लिए आप देखो, उसको आप लिखोगे फाई इक्वल टू, अब नेट फ्लक्स चाहिए आपको तो फाई कर दिया इसको, इसका मतलब आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ पे। आप इसको यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये जो पार्ट आपको मिला हुआ है फ्लक्स थ्रू ds, इसको इंटीग्रेट करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो नीचे आ जाएगा फाई। और इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन किया, इस तरफ आपने LHS का इंटीग्रेशन किया तो ये फाई आ गया। और इस दोनों का इंटीग्रेशन e डॉट ds का इंटीग्रेशन करोगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहे हो, e डॉट ds कर दिया आपने, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, देखो आपके पास आ जाएगा दिस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e ds। और ये इंटीग्रेशन किसका कर रहे हो आप, इस सरफेस एरिया का, पूरे S सरफेस एरिया का। तो S सरफेस एरिया स्फेरिकल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लो आप। जो भी कांस्टेंट टर्म्स होते हैं उसको इंटीग्रेट नहीं करते हैं, आप इंटीग्रेशन किसका करोगे, ds का। और मैंने आपको बताया था ऊपर वाले केस में, इससे पहले मैंने बताया था आपको सरफेस एरिया ऑफ ds जो होता है उसका पता है आपको क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। मतलब e तो e रहने दो आप, और इंटीग्रेशन आप इस ds का करोगे तो मतलब टोटल सरफेस एरिया s हो जाएगा। ये टोटल सरफेस एरिया, ये जो आप देख रहे हो ये पूरे का सरफेस एरिया s होगा। तो पूरे सरफेस एरिया, इसकी रेडियस कितनी है, r है, तो आप लिख सकते हो दिस वन e इंटू, और इस ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, तो फ्लक्स निकल गया, आपने फ्लक्स निकल दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप यूज कर रहे हो यूजिंग गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम तो आपको अच्छे से पता है, अभी भी मैंने देखा था। जी हाँ, जी बोलिए। थ्योरम फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने यहाँ पे ले लिया, दो इक्वेशन आपके पास आ गए। देखो ऊपर में एक आपने फ्लक्स का निकाला है, ये भी आपका फ्लक्स का ही आया है, नेट फ्लक्स निकाला है आपने, E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। और
यूजिंग गॉस थ्योरम से जो इक्वेशन आ रहा है फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको मैं इक्वेशन 2 मान रहा हूँ। इस दोनों को इक्वेट करता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो E इंटू 4πr², दिस वन इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैं निकाल दूं अगर, तो E इक्वल टू क्या होगा 1/4π∈0 क्यू बाय r²। निकल जाएगा ये फॉर्मूला आपका, कोई डाउट नहीं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज यहाँ पे क्यू नॉट मैं लिखने जा रहा हूँ। क्यू नॉट इफ प्लेस्ड ऑन द सरफेस एस विल बी, मतलब उस सरफेस के पास अगर पॉइंट चार्ज क्यू प्लेस कर दिया जाए तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल टू क्यू नॉट ही होता है। तो क्यू नॉट ई लिखोगे, और क्यू नॉट तो है ही, आप क्यू नॉट लिख दो, और ई की वैल्यू जो आपने ऊपर में लिखी है ना 1/4π∈0r², तो पहले मैं उसको लिख देता हूँ 1/4π∈0, और देखो क्यू नॉट दोनों लिख दिया अपॉन r²। तो ये आपका आ गया कूलम्स लॉ, जिसमें आपने कूलम्स लॉ को नॉर्मली आप जब लेते हो तो दो चार्ज अगर Q1 Q2 लेते हो तो Q1 Q2 बाय r² 1/4π∈0 होता है। तो यहाँ पे एक चार्ज आपका Q है और दूसरा चार्ज आपके पास Q0 है, तो इसके लिए 1/4π∈0 Q0 बाय r² आपको मिल जाएगा, और ये प्रूव कर देता है आपके कूलम्स लॉ को। इसको हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, तो स्टार्ट आपने गॉस थ्योरम से किया था, जो आपकी पहली एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। इसके अलावा भी और भी एप्लीकेशन है, तो लेकिन सबसे पहला एप्लीकेशन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर के लिए। और वायर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि वायर जो है आपकी हमेशा सिलेंड्रिकल वायर आप लेते हो, तो यहाँ पे मैं सिलेंड्रिकल शेप को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये देखो, ये एक सिलेंड्रिकल शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इससे बड़ा चीज आपको यहाँ पे क्या देखना है सिलेंड्रिकल शेप में, ये जो सिलेंड्रिकल बॉडी है इसकी एक एक्सिस होगी। मान लो यहाँ पे हमने एक एक्सिस ड्रॉ कर दिया आपके लिए, आपको दिखाया कि ये देखो जी आपका ये एक एक्सिस है जो इसके बीचों बीच एक लाइन से जा रही है। एक्सिस क्या होती है, तो ये वो लाइन जो बीचों बीच इससे पास होती है। लेकिन यहाँ पे जो सरफेस है ना, ये सरफेस कुछ और तीन सरफेस हैं। एक सरफेस इसके ऊपर का है, आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे दिखाऊं कि बोलूं कि एक सरफेस यहाँ पे है इसका, तो आप कहोगे जी हाँ एक सरफेस ऊपर की तरफ है। इसी तरह का जिस तरह से ऊपर की तरफ है एक सरफेस नीचे भी है, तो बिल्कुल सही बात, नीचे भी एक सरफेस है यहाँ पे है ना। और एक सरफेस ये वाला कर्व सरफेस होगा, ये वाला कर्व सरफेस जो इस तरह से कर्व है, तो इसको कर्व सरफेस एरिया भी आपने स्टडी किया होगा। तो ये कर्व सरफेस है, तो उस कर्व सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक कर्व सरफेस होगा, उसके लिए इस तरह का मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। इस तरह के तीन सरफेसेस की बात यहाँ पे मैं करूंगा, ठीक है। तो जो सरफेस अलग अलग सरफेस है, ये जैसे मैं पहले कर्व सरफेस की बात कर रहा हूँ, तो कर्व सरफेस में मैं पहले यहाँ पे ये सरफेस में इसको मैं S1 सरफेस मान रहा हूँ, ठीक है। दूसरा वाला जो सरफेस है इसको मैं S2 सरफेस मान लेता हूँ, ये S2 सरफेस है। और तीसरा वाला जो सरफेस है ये S3 सरफेस में। तीन सरफेसेस मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा तीनों सरफेसेस जो है आपकी, अगर इन केस यहाँ पे तीनों सरफेसेस की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है क्या कि इसका आप देखो इस सरफेस की सरफेस एरिया किधर होगी, ऊपर की तरफ। सरफेस एरिया की एरिया वेक्टर, इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी, ध्यान से देखना, इसकी एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगी। उसी तरह से नीचे वाले की एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगी, क्योंकि ये उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये जो कर्व सरफेस एरिया है इसकी एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगी। ये सब की एरिया वेक्टर जो है एक दूसरे के क्या है, मतलब सरफेस पे जो सरफेस आपने कंसीडर किया है उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो आपने सरफेस कंसीडर किया हुआ है, ये सरफेस जो है कुछ इस तरह का है, फ्लैट सरफेस है, इस पे 90 डिग्री हो रहा है। यहाँ पे भी ये फ्लैट सरफेस है, इस पे 90 डिग्री है। ये भी फ्लैट सरफेस है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये 90 डिग्री है। तो सबकी जो है अपनी अपनी एरिया वेक्टर बनेगी, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं जैसे कि यहाँ पे आपकी इसकी एरिया वेक्टर की मैं बात कर लूं, ठीक है, तीनों की एरिया वेक्टर की बात करता हूं। अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं, जो मैं पहला यहाँ पे देख रहा हूं, पहला S1 के लिए, तो इसके लिए जो एरिया वेक्टर होगी इसको मैं अलग कलर सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे दिखा रहा हूं, देखो इस तरह से। तो इसकी एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी इस डायरेक्शन में, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ। देखो ब्लू कलर से जो एरो मार्क दे रहा हूं ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा रहा है। देख ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर मैं इसको E लिख दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रहा है। तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले वाले के एरिया वेक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड
और इसका एरिया वेक्टर छोटा सा एलिमेंट्री एरिया वेक्टर अगर मैं DS1 बोलूं तो इस केस में DS1 और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। लेकिन अगर दूसरे वाला ये जो एरिया वेक्टर आप देख रहे हो, इसकी एरिया वेक्टर DS3 है ऊपर वाले के लिए और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल बन रही है 90 डिग्री की। वहीं नीचे वाले के लिए बात करूं तो यहाँ पे अगर इसकी एरिया वेक्टर की बात करूं तो ये DS2 है क्योंकि S2 एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है राइट साइड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी ये एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, ये तीनों इस तरह से एरिया वेक्टर। और जो आपने जो सिलेंड्रिकल जो वायर ली है, इसकी लेंथ मैं मान लेता हूं कि इसकी लेंथ जो है इसको स्मॉल l से मैं दिखा रहा हूं, ये स्मॉल l इसकी जो है लेंथ है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी रेडियस को भी मैं यहां पे ले लेता हूं, सिलेंडर का जो रेडियस है वो यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो स्मॉल r से मैं कंसीडर कर लेता हूं, स्मॉल r से। बड़ा ही आसान अब हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि मुझे चाहिए फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे इस सरफेस के कारण। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे इस सरफेस के कारण, जो इस सिलेंड्रिकल वायर आप देख रहे हो, इस वायर के कारण, तो आपको टोटल सरफेस एरिया चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, ये एक क्लोज बॉडी है और इसकी सरफेस एरिया चाहिए। और सरफेस एरिया के लिए मैंने ऊपर वाले में भी मैंने यही डिस्कस किया था कि मैं क्या करता हूँ, E.ds इस तरह से करके मैं फ्लक्स के लिए वैल्यू निकालता हूँ। तो मुझे मेरे पास अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। तीन चीजें कहने का मतलब सरफेस एरिया एक S1 है, DS1, एक सरफेस एरिया DS2 है और एक सरफेस एरिया DS3 है। तीन सरफेस एरिया है, तीनों की सरफेस एरिया का मुझे फ्लक्स निकालना होगा और तब जाके हमारा काम बनेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं तीनों का। तो पहला इंटीग्रेशन मैं करता हूं पहले सरफेस एरिया के लिए। इंटीग्रेशन जो कर रहा हूं मैं पहले सरफेस एरिया के लिए वो है आपका S1 सरफेस एरिया के लिए इंटीग्रेट कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका E.ds1 प्लस दूसरे सरफेस एरिया के लिए ले लो, ये S2 कर दो, तो ये हो जाएगा आपका E.ds2। फिर अब तीसरे के लिए भी कर दो आप, तो प्लस S3 तीसरे सरफेस एरिया आवाज कट रही है आपकी। E.ds3। इस तरह से तीनों के लिए मैंने यहाँ पे S1, S2 और S3 निकाल दिया कि S1 के केस में ये जो S1 है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 के साथ कितनी एंगल बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड और DS1 के साथ कितनी एंगल बन रही है। S1 सरफेस एरिया के लिए इस जगह पे अगर आप देखोगे आगे तो देखो DS1 इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात है इस कितनी एंगल बनेगी, बिल्कुल 0 डिग्री की एंगल बनेगी। अब मैं दूसरे वाले पोर्शन पे आता हूं, S2 पे की बात कर लेता हूं। ये S2 है हमारा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और DS2 के बीच कितनी की एंगल बन रही है, 90। देख सकते हो ठीक उसी तरह से DS3 एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच भी 90 की बन रही है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, दिस वन इज इक्वल टू, यहां पे इंटीग्रेशन है और जो जो एंगल बन रही है उसको मैं यहां पे लिखता चला जाऊंगा। इंटीग्रेशन ऑफ S1 E.ds1 cos 0 डिग्री प्लस S2 की बात कर लें, इंटीग्रेशन ऑफ S2 E.ds2 cos 90 डिग्री और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ S3 E.ds3 cos 90 डिग्री। अब ये देखो cos इसलिए क्योंकि ये एंगल जिसके साथ बनाता है उसी को देखा जाता है, इसलिए यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे पहले ही बात की मैंने कि डॉट प्रोडक्ट है ये, और डॉट प्रोडक्ट में जैसे A डॉट B होता है तो AB cos थीटा यूज करते हो आप, तो इसलिए यहाँ पे cos ये जो आपका है डॉट प्रोडक्ट को बता रहा है, जो A डॉट B मतलब AB cos थीटा को रिप्रेजेंट करता है। पहले वाले को सॉल्व करोगे तो पहले वाले में आपको क्या मिलेगा
तो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दो, ds1, तो आपके पास सिर्फ ds1 बचेगा, क्योंकि आपका ये जो पोर्शन है ना cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला भी टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो +0 +0। ठीक है। अब एक मेंसुरेशन का सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अभी तुरंत कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है आपने लिख लिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर उसका फॉर्मूला क्या होता है? बिल्कुल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर के लिए जो फॉर्मूला 2πRH होता है, बिल्कुल सही। तो ये E इंटू 2πr, और H नहीं, यहाँ पे H नहीं होके, क्योंकि लेंथ आपने यहाँ पे लिया है L, तो यहाँ पे L लिखोगे आप, तो 2πr इंटू L। ठीक है, ये हो गया, आपने ये टोटल फ्लक्स निकाल दिया उसके लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो E से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा पार्ट जो मैंने यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, दूसरा पार्ट आपको याद होगा पिछले वाले केस में भी हमने किया था, यूजिंग गॉस थ्योरम। यूजिंग गॉस थ्योरम, अब गॉस थ्योरम में क्या होता है, फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है, कई बार हमने यूज किया है, फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इक्वेशन 2 मान लो आप फिर से, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 से फिर से दोनों को इक्वेट करना है, तो इसके लिए जो टर्म्स हैं E इंटू 2πRL, तो मैं पहले इसको लिख लेता हूं, E इंटू 2πRL, दिस वन इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये आ रही है Q अपॉन 2πRL एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा अरेंज भी करूंगा मैं, अभी इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूं, क्योंकि ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला हो गया आपके लिए, बेसिक फॉर्मूला यही है आपका। अब इसको थोड़ा सा मैं एक थोड़ा और कुछ फॉर्म में दिखाना चाहूंगा, तो देखो इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। वो कैसे, तो E इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R और इंटू Q बाय L। आपको अगर याद आ रहा होगा कुछ Q बाय L के बारे में, तो आप बता सकते हो कि Q बाय L क्या था हमारे लिए। तो ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और Q बाय L जो है उसको आप बोलते हो लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहां पे मैं इसको लैम्डा लिख देता हूं, लैम्डा बाय 2π। जी हाँ, तो ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया। इसमें थोड़ा सा और भी चेंजेस मैं करना चाहूंगा, वो देखो क्या है, वो ये है E इक्वल टू, ऊपर और नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 लैम्डा अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और 1/4π एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये होता है K, तो ये हो जाएगा 2K लैम्डा अपॉन R। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ये सारे फॉर्मूले हैं इसी के लिए, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ जो लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर है, इसके लिए ये सारे फॉर्मूले यूज में आते हैं। और क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही आएगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो आप यहाँ पे अब जैसे ये यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट आपने ले लिया है, तो इस प्लेन शीट के कुछ डिस्टेंस पे, मतलब मान लो कि ये R डिस्टेंस है, इसके जो भी पॉइंट्स है उससे कितने डिस्टेंस पे है, ये R डिस्टेंस पे है।
एक मिनट, ये r डिस्टेंस में लिख देता हूं यहाँ पे, ये r डिस्टेंस पे वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो लेफ्ट साइड में, ये लेफ्ट साइड में एरिया वेक्टर और लेफ्ट साइड में एरिया वेक्टर और लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट साइड में एरिया वेक्टर और राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों ही तरफ है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड में सीट के दोनों ही तरफ आपको जो है दोनों ही चीजें देखने को मिल रही हैं। तो जो मामला है यहाँ पे कुछ इस तरह का है कि फ्लक्स थ्रू, मतलब जैसे आप करते हो फ्लक्स थ्रू द प्लेन एंड फेसेस ऑफ द सिलेंडर, तो ये सिलेंडर का प्लेन एंड जो ये है इसके थ्रू फ्लक्स क्या होगा, उसके लिए अगर फॉर्मूला आपको निकालना है तो आप यहाँ पे अब इस तरह से अब काम कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या करना पड़ेगा आपको, आप यहाँ पे दिखाने जा रहे हो कि भाई दो साइड में है, तो आप यहाँ पे लिख दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, दिस वन इज इक्वल टू, एक इसके लिए E इंटू ए, तो E इंटू ए लेफ्ट साइड के लिए प्लस नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो E इंटू ए राइट साइड के लिए, तो इस तरफ भी आपने दिखाना है E इंटू ए, दैट मीन्स 2 टाइम्स, इस चीज का ध्यान में रखना होगा, 2 टाइम्स ऑफ E ए के इक्वल होने वाला है यहाँ पे आपके पास। और हमेशा आप क्या करते हो, यूजिंग गॉस लॉ, जिस तरह से हमेशा मैं बोलता हूँ, अभी तक 2 या 3 पार्ट, ये तीसरा जो हमारे पास चल रहा है इसमें भी मैंने उसको यूज कर रहा हूँ यूजिंग गॉस लॉ, क्योंकि उसमें भी बाकी 2 में भी हमने क्या किया था, गॉस लॉ को यूज किया था, ठीक है ना। तो यूजिंग गॉस लॉ आप क्या लिखोगे, फाई इक्वल टू, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बता रहा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो फिर से आप अगर कहा जाए तो 2 टर्म्स आपके पास हैं, 2 इक्वेशन है, पहला ये रहा आपका, दूसरा फ्लक्स के लिए ये रहा, दोनों को इक्वेट करना है, दैट मीन्स 2EA इक्वल टू आप क्या बोलोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और यहां से आप हमेशा निकालते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आपके पास आने वाली है, ये देखो Q अपॉन A को मैं अलग लिख रहा हूं, ये Q है और ये A, दोनों को मैंने अलग कर दिया, सेपरेट एक साथ यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे जो आपके पास 2 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q तो आपने लिख ही दिया 1/2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे कुछ नहीं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और आपको अच्छे से याद होगा Q/A सरफेस चार्ज डेंसिटी से मैंने रिप्रेजेंट किया था इसको, अगर आपको ध्यान में हो तो, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हो रही थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको सिग्मा से मैंने रिप्रेजेंट किया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास मिल रहा है उस सीट के लिए, प्लेन सीट के लिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला आपके पास आ गया। क्लियर है। जैसे मैंने मान लिया कि ये वाला जो है आपका पहला वाला जो है, इसको सीट 1 मान लेता हूं मैं, ये सीट 1 है और ये आपका सीट 2 है, मतलब प्लेट 1 और प्लेट 2 है, ऐसा मैंने मान लिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, आपने देखा कि जो एक प्लेट थी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी अगर मैं पहले वाले प्लेट की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर भी होगी और इस तरफ भी होगी ना। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन E1 इधर भी होगी और E1 इधर भी होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में रखे हुए किसी प्लेट पे डिपेंड नहीं करता। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इस तरफ भी होगी, मतलब इस प्लेट को क्रॉस करती हुई इस तरफ भी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये भी E1 ही होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी मीडियम बीच में कोई भी डिस्टरबेंस रखी हुई हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वो क्रॉस करके चला जाता है। उसी तरह से अगर मैं दूसरे प्लेट की बात करूं, दूसरा प्लेट जो हमारे पास ये ब्लैक से मैंने दिखाया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो अगर इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, हर तरफ होगी। कैसी, मतलब इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी होगी, और इस प्लेट को क्रॉस करती हुई, प्लेट 1 को क्रॉस करती हुई इधर भी होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसकी E2 और इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E2, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशंस हैं, 3 जगह है, एक जहां पे हमें अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी। फर्स्ट प्लेट के आउटसाइड फर्स्ट प्लेट, ये आउटसाइड फर्स्ट प्लेट, मतलब पहले रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो सकती है। फर्स्ट और सेकंड प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी आपको, कि यहाँ पे बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो सकती है
आउटसाइड सेकेंड प्लेट। तो ये थर्ड रीजन, पहला रीजन ये है, दूसरा रीजन ये है और तीसरा रीजन ये है। इन तीनों रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो सकती है। जो पहली प्लेट है इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसको आप मान लो सिग्मा 1, ठीक है, और दूसरी जो प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी मैं मान लेता हूं सिग्मा 2। ऐसा मैंने मान लिया यहाँ पे। और ये दोनों ही कंडीशन ये है कि सिग्मा 1 जो है दिस वन इज ग्रेटर देन sigma 2, sigma 1 is greater than sigma 2 and this one is greater than 0। ये ऐसा कंडीशन यहाँ पे लगा हुआ है। जो फॉर्मूला निकाला था उसमें क्या देखा था हमने, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था वो था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के लिए, एक सीट के लिए जो हमने निकाला था, यहाँ पे आपने देखा था एक सीट के लिए ही हमने निकाला था, पॉजिटिव सीट के लिए। तो यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव चार्ज सीट के लिए आपको फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है, सेकेंड रीजन में देखनी है और थर्ड रीजन में, तीनों रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी होगी। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों रीजन में क्या हो सकती है। अगर मैं आउटसाइड फर्स्ट प्लेट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या होगा वो देखो। तो इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आ रही है वो दिखा रहा हूं मैं, बड़े आराम से आपको समझ में भी आएगा। देखो E1, इस फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो E1 मैंने दिखाया, ये इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, दिस वन इज इक्वल टू सिग्मा 1, चार्ज डेंसिटी कितनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 और अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सही है। ऊपर वाला अभी हमने देखा था फर्स्ट सीट के लिए भी, एक सीट के लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ पे भी फर्स्ट रीजन में, इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। लेकिन दूसरी की भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी भी तो है। इसकी कितनी है, तो इसकी जो है आपकी, इसकी E2 की बात करें तो E2 की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी है सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस तरह की है। अब यहाँ पे आपको देखो एक चीज, आप सारी चीजों का डिसीजन आप एरो मार्क से करना। अगर एरो मार्क, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा, एरो की डायरेक्शन अगर आपकी लेफ्ट साइड में है तो आप इसको माइनस लेना, और एरो की डायरेक्शन अगर आपकी राइट साइड में है तो इसको आप प्लस लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड आप प्लस लेना। जैसे कि आप ओरिजिन में करते हो, ओरिजिन बीच में होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में निगेटिव, ओरिजिन के राइट साइड में पॉजिटिव, ठीक वही काम करना है आपको यहाँ पे। क्लियर है। फर्स्ट वाले रीजन में आपके पास क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके लेफ्ट साइड में, चाहे वो आपकी E1 हो चाहे E2 हो, दोनों किस डायरेक्शन में है, दोनों ही लेफ्ट साइड में। रेड वाला और ब्लैक वाले कलर अगर देखा जाए तो दोनों किस डायरेक्शन में, E1 डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, इसका सिंबल कुछ ऐसे मैं दे रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन, दिस वन इज इक्वल टू हो जाएगा, E1 भी पॉजिटिव होगा आपका और E2 भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो ये आप अभी देखोगे, मैं अभी पॉजिटिव निगेटिव की बात यहाँ से जैसे मैंने साइन दिखाया उससे दिखाऊंगा। तो E1 जो है इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो ये भी माइनस होगा, और E2 जो है वो भी लेफ्ट साइड में है, ये भी माइनस होगा। तो माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं तो आपके पास आ जाएगा E1 प्लस E2, और E1 की जो वैल्यू है वो आप देख लो, E1 की वैल्यू है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की जो वैल्यू है वो भी है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पे मैंने वैल्यू रख दी। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस तो पहले से ही बाहर कर रखा है, ये कॉमन है, तो आपके पास आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन की बात कर लो। इसमें देखो E1 भी पॉजिटिव राइट साइड डायरेक्शन में, E2 भी पॉजिटिव, ये भी राइट साइड डायरेक्शन में। तो आप यहां पे सीधा लिख दो E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू आपको पता चल गई है, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट,
और E2 की वैल्यू आपको पता है सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर से 1 बाय एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट जो है ये आपको कॉमन लेना है, तो ये आ गया सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ठीक है, अब सवाल रह गया सिर्फ यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में मतलब इसके, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे जो E1 की वैल्यू है वो राइट साइड डायरेक्शन में और E2 जो है वो लेफ्ट साइड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन, तो यहाँ पे सेकेंड रीजन के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन, और ये सेकेंड रीजन का यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। तो ये हो गया E1 प्लस में और E2 जो है ये माइनस में है। तो E1 की जो वैल्यू है सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी आपकी, दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो इस तरह से दोनों रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन आपके पास क्या आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन आपको क्या मिल रहा है, ये तीनों आपको आराम से देख सकते हो। तो अब आप वहां पे क्वेश्चन आराम से रीड कर सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने बोला वो क्वेश्चन है आपका 1.24 है ना। तो 1.24 क्वेश्चन को आप रीड करोगे तो आपको वहां से क्लियर पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से वो क्वेश्चन आपका सॉल्व होने जा रहा है। चेक कर सकते हो आप। अगर 1.24 क्वेश्चन को देखा जाए तो उसमें सिर्फ फर्क इतना है, वो ये कह रहा है कि आप ये जो सिग्मा 1 आपने लिया है, सिग्मा 1 को आप सिग्मा मान लो, बात समझना, सिग्मा 1 को आप सिग्मा मान लो और सिग्मा 2 जो है आपके पास उसको आप माइनस सिग्मा मान लो। बस इतना से अगर आपने चेंजेस कर दिया तो प्लेट वही रहेगी आपकी, सिर्फ अपोजिट चार्जेस हो जाएंगी और सब कुछ सेम काम करेगा। तो देखो अब इसी पे काम कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं सिग्मा 1 को सिग्मा मान लूं इस इक्वेशन में, तो फर्स्ट रीजन हमारे पास क्या आएगा, ई फर्स्ट रीजन के लिए माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा 2 इक्वल टू माइनस सिग्मा। तो ये आपका कैंसिल हो रहा है तो जीरो आ जाएगा। तो फर्स्ट रीजन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर दोनों की चार्ज डेंसिटी प्लेट की सेम रही तो फर्स्ट रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ जाएगी। थर्ड रीजन में भी मैंने सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा और सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा किया, तो ये भी जीरो दे देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन थर्ड रीजन भी आपके पास जीरो आ गया। अब आपके पास क्या रह गया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन ये है आपके पास, यहाँ पे भी आपको सिग्मा की जगह पे सिर्फ चेंजेस करना है। तो आप यहाँ पे करोगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा माइनस सिग्मा। अब ये माइनस सिग्मा मतलब माइनस तो ऑलरेडी है, तो माइनस सिग्मा करना पड़ेगा आपको। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इंटू 2 सिग्मा, 2 और 2 कैंसिल हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड रीजन के लिए आ गई और ये कंप्लीटली आपके उस फॉर्मूले पे सेट हो जाएगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होगा। यह हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फेरिकल, जो स्फेरिकल सेल है यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए। और आपको जो निकालनी है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो फर्स्ट केस में ले रहा हूँ व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो आउटसाइड द स्फेरिकल सेल मतलब कि आपने जो पॉइंट पी कंसीडर किया हुआ है वो पॉइंट पी यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है, ये पॉइंट यहाँ पे है। अभी जो ये पॉइंट मैंने पी कंसीडर किया हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट को देखते हुए मैंने जो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो गॉसियन सरफेस जो मेरा मेन स्फीयर है, मेरा मेन स्फीयर ये वाला है, इस चीज को समझ लो आप। जो मेरा मेन स्फीयर है वो ये है जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है ना। इसकी रेडियस हमारी जो है
वो कैपिटल आर की है और ये मेरा मेन स्फीयर है, लेकिन वी वांट टू फाइंड द पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। पी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो, तो इस पॉइंट पे अगर आप करना चाहते हो तो आप क्या करते हो कि आप पी पॉइंट को यहां से कॉन्सेंट्रिक पी पॉइंट से आप क्या करते हो, एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ड्रॉ करते हो। ये जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर आपने ड्रॉ किया है इसको आप बोलोगे गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। ये आप बोलोगे ये जो स्फीयर ड्रॉ किया हुआ है ये इसको बोला जाएगा गॉसियन सरफेस। चार्ज स्फेरिकल सेल है, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमेशा आउटवर्ड, आउट ऑफ द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि स्फेरिकल सेल है तो ये बाहर की तरफ ऐसी आप देख सकोगे, वहां पे बाहर इस तरह से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सरफेस के परपेंडिकुलर। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर डायरेक्शन में ये निकलती हुई आपको दिखेगी। ऐसी ही सारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगी। हाँ, अब बात करें कि यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, आप यहाँ इस जगह पे आपने दिखाया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई से आपने इसको लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखोगे कि भाई क्या होगा चार्ज, जैसे Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बाय ए, इस तरह से आप लिखते हो, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि तो Q ये सिग्मा इक्वल टू Q बाय ए होगा, है ना। आपने अभी देखा भी था सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, Q बाय ए। और एरिया क्या है, एरिया एक स्फीयर की एरिया है, स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से इस जगह से आप चार्ज की वैल्यू जरूर निकाल सकते हो। Q इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ठीक है। और जो फ्लक्स है, फ्लक्स के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यहां पे देखा जाए तो दिस वन इज फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू एरिया जो है, जो एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है आपके पास। तो गॉस थ्योरम से आपने क्या देखा है, फाई इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एक फ्लक्स का आपने यहाँ पे गॉस थ्योरम से ये निकाल लिया, तो आप यहाँ पे क्या करो, ये फ्लक्स जो है इस फ्लक्स को यहाँ पे देखोगे आप, फ्लक्स E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको इक्वेट कर लो गॉस लॉ के फ्लक्स से, ठीक है, गॉस थ्योरम से। ये जो आपका गॉस थ्योरम है इससे इक्वेट कर लेंगे, तो दिस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां से निकाल सकते हो। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यहाँ पे चाहिए थी, जो बाहर के लिए चाहिए। लेकिन बाहर में आप देखो अब फर्क क्या होगा, मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीज यहाँ पे जरूर समझाऊंगा। तो अभी जो आपने निकाला है ये सरफेस के लिए निकाला है, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ बताता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ वो एक झटके में सारा चीज आपको क्लियर कर देगा, और आपको इसके 3 केसेस अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो ये है कि मैंने अभी कहाँ के लिए बताया, ये जो मैंने बात की, ये अभी मैंने बात की इसकी रेडियस r के लिए, क्योंकि देखो हर जगह पे मैंने रेडियस r ले रखा है। रेडियस r मतलब इसका दूसरा पॉइंट जो होता है वो आप लेते ऑन द सरफेस। अगर ऑन द सरफेस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए जो मैंने निकाला ये हमारे लिए बिल्कुल सही फार्मूला होता, अगर ये कैपिटल R का स्क्वायर आप यूज करते तो। हाँ, अगर आपने बात की, जैसे मैंने बात की कि जी नहीं मुझे कहाँ चाहिए, तो देखो फर्स्ट केस आपके लिए क्या था, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल हमारा ये है ना, हमारा स्फेरिकल सेल ये वाला है, और इस स्फेरिकल सेल से बाहर मतलब इस पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो तो ये पॉइंट आपका स्मॉल r से रिप्रेजेंट करोगे आप, ठीक है। ये सेंटर से जो है स्मॉल r की डिस्टेंस पे। तो जहां पे भी आपने यहाँ कैपिटल R का इस्तेमाल किया है, आउटसाइड द सरफेस के लिए आप स्मॉल r का इस्तेमाल करो हर जगह पे। बाहर की सरफेस के लिए कैपिटल R नहीं, वो बाहर के लिए यहाँ पे जितनी भी जगह पे हम लोग कंसीडर करते हैं ना,
वो हम लोग क्या करते हैं स्मॉल आर, और अंदर के लिए अंदर जो इसका मेन स्फीयर है वहां पे हम लोग इसको कंसीडर करते हैं कैपिटल आर को। तो अब यहाँ पे जहां जहां पे है इसकी जगह पे आप स्मॉल आर को इस्तेमाल कर लो, आप कंसीडर जैसा भी करो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल सेल आएगा, आउटसाइड, वो आना है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा आउटसाइड स्फेरिकल सेल के लिए, ठीक है। और अगर बात कर लें ऑन द सरफेस के लिए, जैसा मैंने ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑन द सरफेस की बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, तो इसके लिए जो फॉर्मूला मिलेगा आपको पास वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय कैपिटल आर स्क्वायर। ये ऑन द सरफेस के लिए फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और अगर मैं बात कर लूं कि एक और केस बच रहा है अभी भी हमारे पास, उस केस की मैं बात करूंगा अब। वो केस है हमारा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। तो उसकी बात कर ले। सब चीजों में जहां पे हमने देखा है, सब चीजों में हमें वही चीज देखना है। आपको क्या करना है, ये देखो, ये क्या है, ये जब आपने इस पे घूम रहे हो, यहाँ पे बाहर में पर्पल लाइन पे अगर आप मूव कर रहे हो तो ये ऑन द सरफेस है, तो इसलिए यहाँ पे एरो से दिखाया है ऑन द सरफेस। और अगर आप रेड, ये वाले इस लाइन पे अगर आप मूव कर रहे हो, रेड वाली लाइन पे मूव कर रहे हो, तो ये रेड वाली लाइन क्या बता रहा है, आउटसाइड द सरफेस, क्योंकि पर्पल वाला मेन स्फीयर है हमारा, तो ये हो गया आउटसाइड द सरफेस। अब आप इनसाइड द सरफेस आ रहे हो, तो इनसाइड द सरफेस में आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके अंदर पर्पल लाइन के अंदर की बात करेंगे जो भी होगा। और आप ये बताओ स्फेरिकल बॉडी, इस किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ये पता है, आपने बताया, सही बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी स्फेरिकल सेल के अंदर 0 होती है। तो यहाँ पे हमें चेक भी करना पड़ेगा कि क्या सही में 0 है, क्योंकि यहाँ पे अंदर में चार्ज तो होता नहीं है। चार्ज होता है क्या, चार्ज सरफेस के बाहर ही होता है ना, सरफेस पे होता है, सरफेस के अंदर तो नहीं होता। तो सरफेस के अंदर नहीं होता, तो यहाँ पे अगर आप चार्ज की जगह पे किसी में भी, चाहे इसमें या इसमें, आप चार्ज की जगह पे अगर आप 0 लगा देते हो, तो 0 बाय समथिंग, मतलब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, जो भी आप लगा लो, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड के लिए आपका हमेशा क्या आता है, 0, क्योंकि चार्ज ही अंदर नहीं है कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फेरिकल सेल के अंदर 0 होगी।